एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सुबह 6 बजे शाहपरी ने समीना को जगा दिया। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। समीना ने गले लगाकर शाहपरी को रुखसत किया। शारिक और गुल रहमान वगैरह भी मुल्ला नसीरुद्दीन को रुखसत करने के लिए बाहर आए थे। वो लोग एक जीप पर रवाना हो गए तो समीना शारिक के साथ उसके कमरे में आ गई। 3 दिन बड़ी बेजारी में गुजरे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मलिक फरीद तीसरे दिन शाम तक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया था। अलबत्ता रात 10 बजे के करीब उन्हें ये सनसनीखेज इत्तला मिली कि मलिक फरीद को काबुल में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर से उनमें खलबली सी मच गई। समीना, शारिक और नौलखा सबसे ज्यादा परेशान थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद वो लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। पुलिस कमांडर पहले ही उनकी ताक में था। मलिक फरीद की वजह से समीना भी अब तक महफूज थी, लेकिन अब शारिक को यकीन था कि सुबह होते ही या मुमकिन है रात ही को किसी वक्त छापा मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शारिक गुल रहमान के कमरे में आ गया और देर तक इसी मौजू पर उनसे बातें करता रहा। गुल रहमान भी बेहद परेशान था। उसे भी ये अंदेशा था कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ समीना को ही नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुल रहमान उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, शारिक भाई, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि खामोशी से यहाँ से फरार हो जाएं। शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या ऐसा मुमकिन है? मेरा मतलब है, क्या हम पुलिस से बचकर निकल सकेंगे? गुल रहमान बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरी तजवीज ये है कि मैं और तुम तीनों खामोशी से यहाँ से निकल चलें। करमाबाद या काबुल का रास्ता इख्तियार करना खतरनाक होगा। हम यहाँ से चरख की तरफ जाएंगे और वहाँ से गुरदेस की तरफ निकल चलेंगे। अगर हालात ने हमारा साथ दिया तो हम शुमाली या जनूबी वजीरिस्तान पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। शारिक ने पूछा, कब चलना होगा? गुल रहमान ने कहा, अभी और इसी वक्त। मलिक फरीद की एक लैंड क्रूजर मौजूद है। तुम अपने साथियों को लेकर हवेली के पिछले गेट पर पहुंच जाओ। मैं गाड़ी लेकर उस तरफ पहुंच जाऊंगा। इस बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर न होने पाए। मेरे साथियों को भी पता न चले। अब तुम जाओ। शारिक ने उठते हुए कमरे में बैठे हुए दूसरे लोगों की तरफ देखा और उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। नौलखा दीवार से टेक लगाए नीम दराज था। उसके चेहरे पर हस्बे मामूल बेजारी ही नजर आ रही थी। समीना भी गाँव तकिए पर सर टिकाए लेटी हुई थी। उसने शारिक को कमरे में दाखिल होते देखा और उसके चेहरे के तासुरात से उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। क्या हुआ शारिक, खैरियत? शारिक ने उसके करीब बैठते हुए सरगोशी की। बोला, गड़बड़ हो गई है। गुल रहमान का कहना है कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद हम लोग भी महफूज नहीं रहे। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ छापा मार सकती है, इसलिए हमें वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से गुरदेस की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। समीना चौंक सी गई, बोली, गुरदेस? शारिक ने कहा, हाँ। उसका कहना है कि उससे आगे किसी जगह सरहद उबूर करके हम पाकिस्तान के इलाके शुमाली या जनूबी वजीरिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। समीना ने पूछा, कब चलना होगा? शारिक ने कहा, अभी और इसी वक्त। तुम और नौलखा कमरे से निकल कर हवेली के पिछले गेट पर पहुंच जाओ, किसी को पता न चले। मैं भी आ रहा हूँ। नौलखा भी उनकी बातें सुन रहा था। वो भी एक झटके से उठकर बैठ गया। वो बड़बड़ाया, अब एक नया झगड़ा। लगता है हम जिंदा पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगे। शारिक बोला, पहुंच जाएंगे। अब तुम लोग यहाँ से निकल चलो। समीना और नौलखा उठकर कमरे से बाहर निकल गए और फिर राहदारियों में घूमते हुए मकान के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ दरख्तों की बहुतात थी और एक पुख्ता सड़क दरख्तों के बीच में से होती हुई हवेली के पिछले गेट तक चली गई थी। वो दोनों दरख्तों के दरमियान तारीकी का सहारा लेते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे। उस गेट के करीब 2 गैराज थे। एक गैराज के सामने सफेद रंग की एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। वो दोनों गेट के करीब एक तारीक गोशे में दुबक कर खड़े हो गए। उस गेट पर कोई मुहाफिज नहीं था। सिर्फ अगले गेट पर एक मुहाफिज खड़ा था और जाहिर है वो अपना गेट छोड़कर किसी और तरफ नहीं जा सकता था। वो दोनों बेहिस्सो हरकत खड़े तारीकी में घूरते रहे। तकरीबन 5 मिनट के बाद दरख्तों में एक साया सा मुतहर्रक दिखाई दिया। करीब पहुंचकर वो लैंड क्रूजर की तरफ मुड़ गया। समीना ने उसकी चाल से अंदाजा लगाया था कि वो शारिक नहीं था। वो शख्स लैंड क्रूजर के करीब पहुंचकर रुक गया। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसके तकरीबन 2 मिनट के बाद एक और साया दरख्तों में हरकत करता नजर आया। वो शारिक था। वो चंद गज दूर ही एक दरख्त की ओट में रुक गया। दूसरे ही लम्हे उसकी सरगोशी सुनाई दी। वो समीना को पुकार रहा था।
समीना ने भी सरगोशी में जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ शारिक। शारिक दरख्त की ओट से निकलकर उनके करीब पहुंच गया। शारिक ने सरगोशी में पूछा, गुल रहमान नहीं आया? समीना ने सफेद लैंड क्रूजर की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर पहले एक आदमी उस गाड़ी में बैठा है। शारिक उस तरफ देखने लगा। ठीक उसी लम्हे गाड़ी की तरफ से गुल रहमान की सरगोशी सुनाई दी। वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब पहुंच गए। गुल रहमान दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। गुल रहमान ने सरगोशी में कहा, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं गेट खोल कर आता हूँ। वो दबे कदमों हवेली के गेट की तरफ बढ़ने लगा। शारिक आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। नौलखा और समीना पिछली सीट पर चले गए। सीटों के दरमियान लकड़ी की एक पेटी और 4-5 क्लैशनकोफ राइफलें रखी हुई थीं। एक गठरी में कुछ और भी बंधा हुआ था। तकरीबन 2 मिनट बाद गुल रहमान गेट खोल कर वापस आ गया। वो गाड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि हवेली के सामने वाले हिस्से की तरफ से पहले शोर और फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। गुल रहमान उछल पड़ा, बोला, ओह, मेरा ख्याल है पुलिस ने हवेली पर रेड कर दिया है। मलिक फरीद के आदमियों ने मज़ाहमत की होगी, जिस पर फायरिंग शुरू हो गई। उसने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और गियर में डालकर गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। गुल रहमान ने कहा, मेरा ख्याल है वो लोग हवेली को पिछली तरफ से भी घेरने की कोशिश करेंगे। पीछे रखी हुई राइफलें लोड हैं, एक एक उठा लो और किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। समीना के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उसने एक राइफल आगे बैठे हुए शारिक को दे दी और एक खुद उठा ली। नौलखे ने भी एक राइफल ले ली। वो दोनों सीटों से उतरकर फर्श पर बैठ गए और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। लैंड क्रूजर जैसे ही गेट से बाहर निकली, दाईं तरफ से पुलिस की एक जीप आती हुई नजर आई। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से निकाल कर ट्रिगर दबा दिया। फजा में तड़तड़ाहट की आवाज सी गूंज उठी। उसके साथ ही एक इंसानी चीख भी सुनाई दी। जीप का एक हेडलैम्प भी टूट गया था। जीप की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन लैंड क्रूजर इस दौरान सामने वाली गली में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए वो लोग पुलिस की गोलियों से महफूज ही रहे। गुल रहमान ने गाड़ी बाईं तरफ एक और गली में मोड़ ली। ठीक उसी वक्त पुलिस की जीप पिछली गली में घूमी। समीना और नौलखे ने बैक वक्त फायर खोल दिया, लेकिन उनकी गोलियां भी जाया गईं। गुल रहमान बड़ी तेजी से लैंड क्रूजर को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा। पुलिस की जीप उनके ताकुब में लगी हुई थी। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुल रहमान, पुलिस जीप में वायरलेस जरूर होगा। अगर इन्होंने दूसरी पुलिस पार्टियों को हमारे बारे में इत्तला दे दी तो हम बड़ी आसानी से घेरे में आ जाएंगे। गुल रहमान बोला, हाँ, ये खतरा तो है। शारिक ने कहा, अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम करके मुझे उतार दो। पुलिस की जीप जैसे ही इस मोड़ पर पहुंचेगी मैं इनसे निमट लूंगा। तुम कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक लेना। गुल रहमान ने उसे घूरा, बोला, खुदकुशी का इरादा है क्या? शारिक ने कहा, ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। बहरहाल अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। 2-3 मिनट के बाद गुल रहमान ने अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। शारिक ने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे छलांग लगा दी। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो गई। शारिक ने संभल कर एक लम्हे को इधर उधर देखा और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और झांक कर पिछली गली में देखने लगा। ठीक 1 मिनट के बाद पुलिस की जीप तेज रफ्तारी से आती हुई दिखाई दी। उसका सिर्फ एक हेडलैम्प रोशन था और यही उस जीप की निशानी थी। दूसरा हेडलैम्प उनकी गोलियों से टूट गया था। शारिक राइफल संभाल कर तैयार हो गया। उसकी नजरें जीप के इंजन की आवाज पर लगी हुई थी और चंद सेकंड के बाद पुलिस की जीप मोड़ घूमकर सामने आई। जीप में ड्राइवर के अलावा 3 आदमी और थे। उनमें 2 खड़े थे जो राइफलें संभाले फायरिंग कर रहे थे। तीसरा पिछली तरफ रुख किए बैठा था, वो भी फायरिंग के लिए तैयार था। शारिक ने राइफल सीधी कर ली और पुलिस जीप जैसे ही उसके सामने आई उसने फायर खोल दिया। फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। खड़े हुए पुलिस वालों में से एक चीखता हुआ गिर गया। दूसरी गोली ड्राइवर की खोपड़ी में लगी। जीप बेकाबू होकर तेज रफ्तारी से लड़खड़ाती हुई सड़क के दाईं तरफ दीवार से टकरा कर उलट गई। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही चीखों की आवाज भी सुनाई दी। शारिक जीप और पुलिस वालों का हशर देखने के लिए वहां नहीं रुका। वो तेजी से आगे दौड़ता चला गया। कुछ ही देर के बाद उसे किसी गाड़ी की सुर्ख अकबी बत्तियां दिखाई दी जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो कोई गाड़ी थी जो रिवर्स में आ रही थी। वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट के साथ शारिक के करीब रुक गई। वो लैंड क्रूजर थी। शारिक ने दौड़कर अगली सीट का दरवाजा खोला और उछलकर सीट पर बैठ गया। वो पूरी तरह संभल भी न पाया था कि लैंड क्रूजर एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो तुम्हें देख लेते और फायर खोल देते तो? शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला। जीप जैसे ही मोड़ घूमी मैंने फायर खोल दिया। एक गोली ड्राइवर के सर में लगी। जीप बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। मेरा ख्याल है उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा। अगर कोई बच भी गया होगा तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा होगा।
गुल रहमान ने गाड़ी को एक और सड़क पर मोड़ते हुए कहा, लेकिन हम खतरे से अब भी बाहर नहीं निकले। कुछ ही देर में शहर को सील कर दिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द शहर की हुदूद से निकल जाना होगा। शारिक बोला, मेरा ख्याल है हमें बड़ी सड़कों पर आने की बजाय छोटे रास्तों पर रहना चाहिए ताकि पुलिस की किसी और पार्टी के तसादुम से बचे रहें। गुल रहमान ने कहा, वही कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने गाड़ी एक और गली में घुमा दी। इस तरह वो गलियों ही गलियों में होते हुए शहर के निवाही इलाके में पहुंच गए। ये कच्चा रास्ता था। उस तरफ आमतौर पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता था और आधी रात के वक्त तो किसी किस्म के ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने उस रास्ते पर थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने काफी दूर सड़क के ऐन वस्त में एक सुर्ख रोशनी दिखाई दी। वो गालिबन सुर्ख टॉर्च थी जिससे उन्हें रुकने का इशारा किया जा रहा था। गुल रहमान बोला, वही हुआ जिसका अंदेशा था। इस रास्ते की भी नाकाबंदी की गई है। शारिक चौंक गया। गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी में अब 2 पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उन्हीं में से एक के हाथ में सुर्ख रोशनी वाली टॉर्च भी थी, जिसे हरकत देते हुए वो रुकने का इशारा कर रहा था। सड़क के किनारे पर एक जीप खड़ी थी। एक पुलिस वाला जीप में स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। शारिक ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, समीना, नौलखा, होशियार। फिर गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला, जीप की रफ्तार इस तरह आहिस्ता कर लेना जैसे रोक रहे हो, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हो रफ्तार एकदम तेज कर देना। गुल रहमान ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। शारिक राइफल संभाले गहरी नजरों से आगे देखने लगा। वो ये देखना चाहता था कि सड़क के दाएं बाएं कोई और पुलिस वाले तो नहीं थे, लेकिन जहां तक हेडलैम्प की रोशनी काम कर रही थी वहां तक और कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वही 3 थे जो रोशनी की जद में थे। करीब पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार मजीद कम हो गई। एक पुलिस वाला अब टॉर्च वाला हाथ ऊपर उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। दूसरा राइफल ताने तैयार खड़ा था। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से बाहर निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। वीराना फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। सबसे पहले वो पुलिस वाला निशाना बना जो राइफल ताने हुए था। टॉर्च वाले ने टॉर्च फेंककर राइफल संभालने की कोशिश की तो दूसरी गोली ने उसे भी निगल लिया। ये सूरत हाल देखकर जीप में बैठे हुए पुलिस वाले ने छलांग लगा दी और खेतों की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसका उस तरफ भागना ही उसकी मौत का बायस बन गया। अगर वो जीप में बैठा रहता तो शायद बच जाता, लेकिन इस तरह भागने से वो निशाने की जद में आ गया और गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। गुल रहमान पहले ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। कच्चे रास्ते पर गाड़ी बुरी तरह उछल रही थी। उसके उलट जाने का अंदेशा भी था, लेकिन गुल रहमान ने उसकी रफ्तार कम न की और उसे तेजी से दौड़ाता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक वो शहर से बहुत दूर निकल गए। कच्ची सड़क से वो फिर पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क चरख की तरफ चली गई थी। उस तरफ जाने का मकसद भी यही था कि पुलिस उनको चरख की तरफ तलाश करती रहे। रात के पिछले पहर वो चरख के निवाह में पहुंच गए। दरिया का पुल पार करने के बाद गुल रहमान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। वहां से एक और पथरीला रास्ता था जो पहाड़ियों की तरफ चला गया। चंद सेकंड रुकने के बाद गुल रहमान ने गाड़ी उसी सड़क पर डाल दी। पहाड़ियों में बल खाता हुआ ये पथरीला रास्ता खासा दुश्वार गुजार था, लेकिन गुल रहमान बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी उस पथरीले रास्ते पर दौड़ती रही। अब दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। रास्ता मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। शारिक ने गुल रहमान की तरफ देखते हुए कहा, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? ऐसा ना हो कि हम पहाड़ों में भटकते रहें। गुल रहमान ने कहा, नहीं, ये रास्ता गुरदेश के निवाह में निकलता है, लेकिन हम दिन की रोशनी में गुरदेश में दाखिल नहीं हो सकते। हमें कहीं रुकना पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने एक जगह गाड़ी रोक ली। सामने नशेब था। बंजर और वीरान वादी थी। एक तरफ बहुत दूर दरख्तों का एक झुंड सा नजर आ रहा था। नशेब में आकर गुल रहमान ने गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया। उस तरफ कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी पत्थरों पर उछलती हुई दरख्तों के झुंड में पहुंच गई। गुल रहमान ने गाड़ी दरख्तों के झुंड में ऐसी जगह रोकी थी कि उसे ऊपर से न देखा जा सके। दरख्तों के दूसरी तरफ एक छोटा सा चश्मा भी था। गुल रहमान इंजन बंद करके नीचे उतर आया। बोला, ये जगह हमारे लिए मुनासिब है। दिन हम यहीं गुजारेंगे और शाम अंधेरा फैलने के बाद आगे रवाना होंगे। समीना बीबी, पोटली में खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो। हम सारा दिन यहाँ रहेंगे। खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। समीना जवाब देने की बजाय चश्मे पर चली गई और ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगी। दूसरे लोग भी चश्मे पर आ गए। शारिक मुंह हाथ धोकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। ये जगह उनके लिए वाकई महफूज थी। दरख्त बहुत गुंजान थे। गाड़ी भी छुप गई थी और उन्हें भी सड़क पर से नहीं देखा जा सकता था। समीना भी मुंह हाथ धोकर इधर उधर देख रही थी। फिर उसने गाड़ी के पिछले हिस्से से वो पोटली निकाल ली। एक जगह चादर बिछा दी और पोटली उस पर रख कर खोल दी। एक पतीले में भुना हुआ गोश्त था, इतना कि वो सब लोग कम से कम 3 वक्त खा सकते थे। 20 नान थे जो तंदूर में तैयार किए गए थे। 5-6 केकनुमा मीठी रोटियां भी थीं। ये सब कुछ देखकर समीना को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गुल रहमान को सूरत हाल का अंदाजा हो गया था
और उसने पहले ही से तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। सालन ठंडा था, उसे गर्म करने के लिए आग जलाने की जरूरत थी और वो आग जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उठने वाला धुआं जहां उनकी मौजूदगी का राज खोल सकता था, इसलिए उन्हें ठंडे सालन पर ही गुजारा करना पड़ा। खाना खाने के बाद समीना ने रोटी सालन संभाल कर गाड़ी में रख दिया। वो लोग रात भर जागते रहे थे और अब नींद परेशान करने लगी थी। नौलक्खा तो एक दरख्त के तने के करीब जमीन साफ करके लेट गया और कुछ ही देर के बाद वो सो चुका था। समीना गाड़ी में आकर सीट पर लेट गई और कुछ देर के बाद उसकी आंखें भी बंद हो गईं। समीना बेदार हुई तो साए लंबे हो चुके थे। चश्मे के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने के बाद भी उस पर कुशलमंदी तो तारी रही। नौलक्खा टहलता हुआ उसके करीब आ गया। वो उसके करीब बैठते हुए बोला, तुम तो खूब सोई समीना बीबी। समीना ने कहा, हाँ रात भर जागी थी, नींद ज्यादा ही गहरी हो गई थी। नौलक्खे ने कहा, इसलिए हमने तुम्हें जगाया भी नहीं था ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अच्छा अब कुछ खा पी लो तो यहाँ से रवानगी की तैयारी करें। समीना बोली, हाँ अब तो सूरज भी झुक रहा है। ये कहते हुए वो उठकर गाड़ी की तरफ आ गई। गुल रहमान और शारिक गाड़ी के पास खड़े थे। समीना ने गाड़ी में घुसकर पोटली खोल ली और एक नान निकाल कर सालन के बगैर ही खाने लगी। उसने शारिक और गुल रहमान की तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? शारिक ने कहा, गुल रहमान कह रहा है कि गुरदेज में इसका एक दोस्त रहता है, उसके यहाँ पनाह तो मिल जाएगी, लेकिन उसके ख्याल में वो ज्यादा काबिल एतमाद नहीं है। गुरदेज की पुलिस को भी हमारे बारे में इत्तला मिल चुकी होगी और उन्हें हमारी तलाश होगी। समीना बोली, गुरदेज में किसी दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खानदान को लेकर ओमाजई गया है। ये गुरदेज से चंद मील आगे एक छोटी सी बस्ती है। शाहपरी ने मुझे बताया था कि मलिक तोती खान उसका मामू है। शाहपरी ने मुझे दावत भी दी थी कि कभी उस तरफ आने का इत्तेफाक हो तो हम उनके पास जरूर आएं। गुल रहमान बोला, फिर तो काम बन गया। ओमाजई में हम हर लिहाज से महफूज रहेंगे। हम गुरदेज शहर में दाखिल होने की बजाय बाहर से ओमाजई की तरफ निकल जाएंगे। समीना एक लुकमा तोड़कर मुंह में रखते हुए बोली, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। गुल रहमान मुस्कुराते हुए बोला, तुम इत्मीनान से रोटी खा लो तो फिर चलते हैं। समीना ने रोटी खाने के बाद चश्मे से पानी पिया और नौलक्खे के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जब सूरज मगरिब में एक पहाड़ी चोटी के पीछे गोता लगाने की तैयारी कर रहा था, गुल रहमान ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो बुलंदी पर वाक़े पथरीले रास्ते पर पहुंच गए। गुल रहमान तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसने रफ्तार कम कर दी। उसने गाड़ी के हेडलैम्प रोशन नहीं किए थे और अंधेरे में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सड़क पहाड़ियों में बल खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद उन्हें एक मोड़ घूमते हुए बहुत दूर नशेब में शहर गुरदेज की रोशनियां दिखाई दी और चंद मिनट बाद ही ये रोशनियां निगाहों से ओझल हो गईं। उनकी गाड़ी एक पहाड़ी के गिर्द घूम रही थी। दफतन गाड़ी का इंजन हिचकोले लेने लगा और फिर फ्यूल बताने वाले डायल पर नजर पड़ते ही गुल रहमान चौंक गया। सुई 0 पर थरथरा रही थी। शारिक ने गुल रहमान की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ? फिर उसकी नजर भी डायल की तरफ उठ गई। गुल रहमान ने कहा, पेट्रोल खत्म हो गया है। उसके लहजे में तशवीश थी। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और नौलक्खे ने भी ये बात सुन ली। वो दोनों तशवीश आमेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गाड़ी कुछ देर तक ढलान पर रेंगती रही, फिर एक जगह रुक गई। नौलक्खे ने पूछा, अब क्या होगा भाई गुल रहमान? उसके लहजे में तशवीश नुमायां थी। गुल रहमान की बजाय शारिक ने जवाब दिया, पैदल चलना होगा और क्या। फिर वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला, शहर यहाँ से कितनी दूर है? गुल रहमान ने कहा, 5-6 मील तो होगा और हमें 5-6 मील मजीद आगे जाना होगा, लेकिन हमें शहर में तो दाखिल नहीं होना। हम शहर के बाहर से होते हुए ओमाजई की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा 8-9 मील का फासला तय करना पड़ेगा। नौलक्खे के हलक से कराह सी निकली, 8-9 मील। गुल रहमान बोला, फासला ज्यादा नहीं है नौलक्खे भाई, हिम्मत से काम लो, हम जल्द ही ओमाजई पहुंच जाएंगे। नौलक्खा एक बार फिर कराहा, बोला, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। गुल रहमान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, खाने पीने का सामान निकाल लो और राइफलें ले लो। इस पेटी में राइफलों के मैगजीन हैं, एक 2 मैगजीन उठा लो, शायद जरूरत पड़ जाए। उसके बाद गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा। वो सब गाड़ी से उतर आए। राइफलों के इस्तेमाल शुदा मैगजीन निकाल कर फेंक दिए गए। उनकी जगह नए मैगजीन लोड कर लिए और एक फाजिल मैगजीन भी ले लिया गया। समीना ने खाने पीने वाली चीजों की पोटली भी उठा ली। गुल रहमान इधर उधर देखने लगा। फिर उसने उन तीनों को इशारा किया और वो गाड़ी को धक्का देने लगे। गुल रहमान धक्का देने के साथ स्टीयरिंग भी घुमा रहा था। गाड़ी एक खड्ड के किनारे पहुंच गई और फिर एक जोरदार धक्के से गाड़ी खड्ड में कलाबाजियां खाती हुई तकरीबन 100 फुट नीचे जा गिरी। ये भी गनीमत था कि पेट्रोल की टंकी नहीं फटी, तहम उसके 2 पहिए अलग होकर दूर चले गए थे। गुल रहमान बोला, अब थोड़ा आगे जाकर रास्ते का तयन करना पड़ेगा।
इस तरफ आओ। ये कहते हुए वो एक तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। चट्टान के ऊपर से घूमकर वो लोग दूसरी तरफ आ गए। गुर्देज शहर की रोशनियां एक बार फिर दिखाई देने लगी। रास्ता मुसलसल ढलान की तरफ जा रहा था। वो उस रास्ते पर तकरीबन लुढ़कते हुए चलते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो एक बुलंद जगह पर रुक गए। शहर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था, लेकिन वो शहर का रुख नहीं करना चाहते थे। वो कुछ देर वहीं रुके, फिर आगे चलने लगे। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो फिर रुक गए। यहाँ से एक और रास्ता दाईं तरफ को फूट रहा था। गुल रहमान ने कहा, मेरा ख्याल है यही रास्ता उमाजई की तरफ जाता है, इस तरफ चलना चाहिए। वो लोग कुछ कहे बगैर गुल रहमान के पीछे चल पड़े।